नमस्कार। आज हम वैक्यूरोनियम पर बात कर रहे हैं। आपने शायद इसका ब्रांड नाम नॉर्क्यूरॉन सुना हो। हमारे पास इसका एक पूरा प्रोफाइल है। ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। तो आज हम समझना चाहते हैं कि ये दवा असल में है क्या, कब और कैसे इस्तेमाल होती है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे जुड़ी सावधानियाँ क्या है। ये वो दवा है जो कुछ खास मेडिकल प्रोसीजर के लिए, मतलब अस्थायी तौर पर मांसपेशियों को पैरालाइज करने के काम आती है। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से। ये एक नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। ये सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है और इसका मुख्य इस्तेमाल कहाँ होता है? बिल्कुल। नॉन डीपोलराइजिंग इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवा मांसपेशियों तक जो नर्व सिग्नल जाते हैं ना, उन्हें ब्लॉक कर देती है। इससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, मतलब रिलैक्स हो जाती हैं। ये पहले उन्हें स्टिमुलेट नहीं करती, सीधे ब्लॉक करती है। अच्छा। और इसका सबसे आम इस्तेमाल होता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में। ओके। इंट्यूबेशन। हाँ, जब मरीज को सांस लेने में मदद के लिए गले में ट्यूब डाली जाती है। मांसपेशियां रिलैक्स हों तो ये प्रक्रिया काफी आसान और कह सकते हैं सुरक्षित हो जाती है। अच्छा, मतलब ये मांसपेशियों को बस शांत कर देती है ताकि डॉक्टर्स अपना काम आसानी से कर सकें। और इसे मरीज को दिया कैसे जाता है? डोज को लेकर यहाँ काफी सटीक जानकारी दिख रही है। हाँ हाँ, इसकी डोज बहुत ध्यान से तय करनी पड़ती है, बहुत जरूरी है ये। जो शुरुआती डोज है वो आमतौर पर 80 से 100 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम होती है, शरीर के वजन के हिसाब से। माइक्रोग्राम। ठीक है, हाँ। ये ध्यान रखना जरूरी है, माइक्रोग्राम, ग्राम नहीं। डोज एकदम सटीक होनी चाहिए, क्योंकि मांसपेशियों को बस जरूरत के हिसाब से ही रिलैक्स करना है, न ज्यादा न कम। हाँ। और अगर जरूरत पड़े तो करीब 25 से 40 मिनट बाद 10 से 15 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम की मेंटेनेंस डोज, मतलब छोटी डोज, हर 12-15 मिनट में दे सकते हैं। इसे लगातार ड्रिप के जरिए, मतलब इन्फ्यूजन से भी दे सकते हैं, करीब 1 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम प्रति मिनट की दर से। जब इतनी सटीक डोज की जरूरत है तो जाहिर है कुछ ऐसी स्थितियां भी होंगी जहां ये दवा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है। दो मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। एक तो इसे लैक्टेटेड रिंगर सोल्यूशन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक आम आईवी फ्लूइड है, लेकिन ये वैक्यूरोनियम के साथ कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, क्यों? वो मिक्स करने पर दवा का असर बदल सकता है या वो शायद ठीक से काम ना करे। ओके। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि जिन लोगों को ब्रोमाइड से एलर्जी या कोई सेंसिटिविटी पता है, उनमें ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैक्यूरोनियम में ब्रोमाइड होता है और इससे गंभीर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। इसके इस्तेमाल से क्या जोखिम जुड़े हो सकते हैं? जी, कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, मतलब हाइपोटेंशन, या फिर दिल की धड़कन बदल सकती है, या तो तेज़ हो सकती है, जिसे टेकीकार्डिया कहते हैं, या धीमी, ब्राडिकार्डिया। हम्म। सांस लेने में दिक्कत, डिस्निया हो सकती है, त्वचा लाल पड़ सकती है, फ्लश्ड स्किन जिसे कहते हैं, या फिर अर्टिकेरिया, मतलब पित्ती उछलना जैसे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। और यहाँ एक और गंभीर चीज लिखी है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाँ, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ये एक गंभीर, हालांकि कहेंगे कि दुर्लभ साइड इफेक्ट है। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान अचानक और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये अक्सर एनेस्थीसिया वाली कुछ दवाओं से जुड़ा होता है। सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से और किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे जरूरी चीज तो ये है कि इंट्यूबेशन और सक्शन के लिए सारे उपकरण तैयार हों। मतलब रेडी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, रेडी हों, सही से लगे हों और काम करने की हालत में हों, क्योंकि जब ये दवा दी जाती है तो मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता है। अच्छा। तो वेंटिलेशन और एयरवे मैनेजमेंट की पूरी तैयारी होनी ही चाहिए। ये सबसे अहम है। सही बात है। इसके अलावा कुछ खास न्यूरोमस्कुलर बीमारियां हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस या ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम। इन बीमारियों में क्या होता है कि मांसपेशियों और नसों के बीच सिग्नल भेजने में पहले से ही दिक्कत होती है। अच्छा। तो वैक्यूरोनियम जैसे ब्लॉकर्स का असर इन मरीजों में बहुत ज्यादा मतलब अप्रत्याशित हो सकता है और ज्यादा देर तक रह सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों में इसका इस्तेमाल या तो बहुत ज्यादा सावधानी से करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते। हाँ, ये बात समझ में आती है। सेफ्टी सबसे पहले। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये दवा कितनी तेजी से अपना असर दिखाना शुरू करती है और वो असर कितनी देर तक बना रहता है? ये इसकी एक खास बात है असल में। इसका असर बहुत तेजी से शुरू होता है। इंजेक्शन देने के लगभग 1 मिनट के अंदर ही। सिर्फ 1 मिनट में? हाँ, बहुत तेज।
और पूरा असर दिखने में, मतलब पीक इफेक्ट में, 3 से 5 मिनट लगते हैं। और इसका असर ज़्यादा लंबा नहीं रहता, आमतौर पर 15 से 25 मिनट तक ही रहता है। अच्छा, सिर्फ 15-25 मिनट? जी, ये तेज़ी और कम अवधि डॉक्टरों को प्रक्रिया के दौरान अच्छा कंट्रोल देती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मरीज पर लगातार कड़ी नज़र रखनी पड़ती है और ज़रूरत पड़ने पर मेंटेनेंस डोज देनी पड़ती है ताकि मांसपेशियां रिलैक्स रहें। तो कुल मिला के देखें तो वैक्यूरोनियम एक बहुत काम की दवा है, खासकर इंट्यूबेशन जैसी प्रक्रियाओं के लिए, जहां मांसपेशियों को तेजी से और बस थोड़े समय के लिए रिलैक्स करना हो। लेकिन ये उतनी ही शक्तिशाली भी है और इसके इस्तेमाल में पूरी तैयारी, एकदम सटीक डोज और लगातार निगरानी की जरूरत होती है। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके प्रोफाइल को, मतलब ये कैसे काम करती है, इसके रिस्क क्या हैं और क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सबको अच्छी तरह समझना ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इसके सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल में मदद करता है। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, ये एक टूल है जिसे सही जानकारी और सावधानी के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं लिसनर्स को। जिस तरह ये दवा इतनी सटीकता से, और वो भी अस्थायी रूप से, मांसपेशियों के काम को रोक सकती है, क्या ऐसी दवाओं के जो चुनिंदा और रिवर्सिबल तरीके से न्यूरोमस्कुलर सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं और भी चिकित्सीय या शायद रिसर्च में इस्तेमाल हो सकते हैं? मतलब जहां हमें शरीर की किसी खास हिस्से के नर्व मसल कनेक्शन को कुछ समय के लिए बंद करने की जरूरत हो। सोचने वाली बात है ना।